ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 59 उदार सहकारिता से हमारी उलझनें सुलझेंगी। अकेला व्यक्ति कितना ही प्रतिभावान क्यों न हो, अपने ही बलबूते बहुत कुछ नहीं कर सकता। हाथी, सिंह, घोड़ा, गुरिल्ला आदि बलवान जानवर भी अपनी शक्ति से केवल अपना निर्वाह ही कर सकते हैं। समग्र प्रगति तो हमेशा सम्मिलित शक्ति से ही होती है। मनुष्य ने अन्य जीवों की तुलना में जो असाधारण प्रगति की है, उसका प्रधान कारण उसकी बुद्धिमत्ता ही नहीं, दूरदर्शिता भी है, जिनके आधार पर सहकारिता की शक्ति को उसने पहचाना और मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार हो गया। यदि एकाकी जीवन पर ही उसका विश्वास रहा होता, संयुक्त प्रयत्नों की दिशा में उसकी प्रगति न मुड़ी होती, तो सृष्टि के अनेक शारीरिक क्षमता संपन्न प्राणियों की तरह मनुष्य भी केवल अपने शारीरिक निर्वाह मात्र की समस्याएं सुलझाने तक सीमित रह गया होता। सहकारिता की प्रवृत्ति में आध्यात्मिक आदर्श जुड़े हुए हैं। मिलजुल कर कमाना, मिलजुल कर खाना, मिलजुल कर पारस्परिक समस्याओं को सुलझाना और मिलजुल कर दुख सुख के भार को बांटना, यह उदार हृदय अपनेपन को व्यापक बना सकने वाले सद्भाव संपन्न मनुष्यों के लिए ही संभव है। आध्यात्मिक आदर्श हमें इसी दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रकाश देते और प्रोत्साहित करते हैं। अपनी ही समस्याओं में उलझा, अपनी ही प्रगति और सुख सुविधा चाहने वाला, आप ही कमाने और आप ही खाने वाला, अपनी ही चिंता में डूबा रहने वाला व्यक्ति संस्कृत में कृपण और लौकिक भाषा में स्वार्थी कहा जाता है। स्वार्थी व्यक्ति कितना ही संपन्न क्यों न हो, लोगों की दृष्टि में घृणास्पद ही बना रहेगा। सम्मिलित शक्ति का महत्व हम सभी जानते हैं। कमजोर सिंक एकाकी होने पर अति दुर्बल होती है, जरा से आघात से टूट सकती है, पर उन्हें इकट्ठा करके बनाई गई बुहारी बुहारने का महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध करती हैं। सूत के कच्चे धागे क्या सामर्थ्य रखते हैं, पर जब वे इकट्ठे हो जाते हैं तो इतना मजबूत रस्सा बन जाता है जो हाथी को बांध सकें। बूंद इकट्ठी होने से समुद्र बना है। अणुओं का पारस्परिक संगठन विशालकाय पर्वत के रूप में दृष्टिगोचर होता है। एक दिशा में साथ साथ उड़ने वाली टिड्डियां गजब के करतब दिखाती हैं। मधुमक्खियों की सहकारिता शहद का भंडार जमा करने में सफल होती है। अनुशासित और संघबद्ध सैनिक आक्रमणकारी शत्रु के दांत
इकट्ठे करते हैं। किंतु यदि उपरोक्त तत्व एकाकी बिखरे पड़े हों, कोई किसी का सहयोग न करे, तो अपनी ढपली, अपना राग बेसुरा बजने लगें। 8 कनौजिया 9 चूल्हे की उक्ति जैसा उपहास हो। 1.5 चावल की अलग खिचड़ी पकाने का प्रयत्न करते हुए हर किसी को असफलता हाथ लगे। थोड़े से डाकू मिलकर एक विशाल क्षेत्र की जनता को आतंकित कर सकते हैं। तब सज्जनों का सच्चा सहयोग यदि इकट्ठा किया जा सके तो अपना चमत्कार क्यों न दिखाएगा। सज्जन हमेशा मिटते इसलिए रहते हैं कि वे अपनी व्यक्तिगत उत्कृष्टता मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि सम्मिलित शक्ति का कितना अधिक महत्व है। उसके बिना सज्जनता भी अधूरी रहती है। सज्जनता की परिभाषा में सत्प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों का संगबद्ध होना भी आता है। एकाकी जीवन से जो भी संतुष्ट हो जाएगा और अपनी विचारणा तथा गतिविधियों को अपने सीमित दायरे तक अवरुद्ध कर लेगा, वह कोई भी क्यों न हो, असफलता और अभाव का कष्ट सहने के लिए विवश होगा। मनुष्य की अब तक की वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक, पारिवारिक प्रगति का सारा श्रेय पारस्परिक सहयोग को दिया जा सकता है। यदि एक ने अपनी योग्यता का लाभ दूसरे को न दिया और न लिया होता और सहयोग का क्रम अपनाया न होता, तो हम अभी भी आदिम युग की जंगली दशा में विचरण कर रहे होते। यह तथ्य हम जानते तो हैं पर मानते नहीं। समय आ गया है कि हम संघबद्धता की शक्ति को समझें और वैयक्तिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए उसका उपयोग करें। इस प्रजातंत्र युग में तो यही शक्ति सर्वोपरि है। जन समूह के गिरोह ने अंग्रेजों को भगा दिया और जन समर्थन के आधार पर कांग्रेस पार्टी राज्य सिंहासन पर जा विराजी। शास्त्रकार ने संघे शक्ति कलो युगे की सूक्ति में वर्तमान युग की सर्वोपरि शक्ति का संगठन को घोषित करके सामायिक तथ्य का ही उद्घाटन किया है। सहकारिता की प्रवृत्ति हर क्षेत्र में विकसित होनी चाहिए। कृषि, व्यवसाय, उद्योग, उत्पादन जिस सरलता और सफलता के साथ सामूहिक प्रयत्नों से बढ़ सकते हैं, उस स्तर की संभावना एकाकी प्रयत्नों से कदापि संभव नहीं हो सकती। विदेशों में जहां श्रम बहुत महंगा है और व्यवसाय के लिए बड़ी पूंजी अपेक्षित होती है, वहां सहकारिता के आधार पर ही सारे उद्योग धंधे चलते हैं। बड़े बड़े फर्म, उद्योग और मिल शेयरों के आधार पर चलते हैं। छोटे पैमाने पर अब उत्पादन और व्यवसाय का जमाना धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। प्रतिस्पर्धा के अनेक व्यवधान अब
ऐसे पैदा हो गए हैं जिनके कारण एकाकी प्रयत्न से किया गया छूट-फूट उत्पादन महंगा पड़ता है और उसकी निकासी स्वल्प प्रयास से छोटे क्षेत्र में संभव नहीं हो पाती। फलस्वरूप घाटा उठाना पड़ता है। विकल्प में यदि थोड़ी थोड़ी पूंजी और थोड़े थोड़े श्रम का एकीकरण कर लिया जाए तो वह क्षमता इस स्तर की हो जाएगी कि पूंजीपतियों के एकाधिकार को चुनौती दी जा सके। लाभ एक व्यक्ति को न मिलकर समूह को मिले। इस प्रयोजन की पूर्ति केवल सहकारिता ही कर सकती है। भारत को कभी समृद्ध संपन्न बनाना होगा तो उसके मूल में सहकारिता की उदीयमान शक्ति ही काम कर रही होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की अगणित समस्याएं उलझी पड़ी हैं। इन्हें सुलझाने में ब्रह्मास्त्र केवल सहयोगी सिद्ध होगा। ग्रामीण जीवन में स्वच्छता की समस्या अति विकट है। गंदगी ने उस प्राकृतिक वातावरण में बसे जन संकुलों को दुर्गंध, घृणा और रुग्णता का घर बना दिया है। खेल कूदों और व्यायामशालाओं की अभिरुचि घट जाने से शारीरिक और मानसिक स्तर गिर गया। अशिक्षा ने हमें पशुवत बना दिया है। अपराधों और उच्छृंखलता की वृद्धि ने सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। पूंजीपतियों का शोषण अपने ढंग से चलता है। कष्टों के लिए की गई फरियाद कोई सुनता नहीं। सामाजिक कुरीतियां झरझर बनाए दे रही हैं और अनैतिक दुष्प्रवृत्तियां प्रतिरोध के अभाव में आंधी तूफान की तरह तीव्र होती चली जा रही हैं। इन सब समस्याओं का हल इस बात पर निर्भर है कि लोग मंगल का उद्देश्य आगे रखकर सज्जन प्रकृति के लोग संगठित होते हैं या नहीं। यदि उनमें सहकारिता और सेवा प्रवृत्ति जाग पड़े और थोड़ा थोड़ा समय, श्रम तथा धन लोक कल्याण के लिए नियोजित करने लगें तो वह स्वयं सेवक सेना चमत्कार उत्पन्न कर सकती है। उपरोक्त स्तर की हर कठिनाई से यह संगठन सहज ही निपट सकता है। शक्ति का प्रदर्शन होने से ही लोग झुक जाते हैं। अक्सर शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता कम ही पड़ती है। आवश्यकता शक्ति के उद्भव की है और इस युग में बहुत करके संगठन पर ही निर्भर हैं। हम 1000 वर्ष की लंबी गुलामी से उठे हैं। इस अंधकार युग ने हमें अगणित बौद्धिक एवं सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों का दास बना दिया है। अतीत का गौरवपूर्ण इतिहास तो है, पर उसी अनुपात से हम दुर्दशाग्रस्त हो रहे हैं। यदि किसी को सुधार के लिए, दर्द और परिवर्तन के लिए उत्साह उठता हो तो सबसे पहले काम यह हाथ में लेना चाहिए कि सेवाभावी सज्जनों को संगठित कर डालें और उनके सामूहिक सत्प्रयत्नों को हर क्षेत्र में नियोजित करने के लिए प्रेरित करते रहें। युग निर्माण योजना का यही प्रयत्न है। इन प्रयत्नों का अभिष्ट सहयोग मिल सका तो संगठन और सहकारिता की सम्मिलित शक्ति से हर दिशा में प्रगति
और समृद्धि का सत्परिणाम प्रस्तुत किया जा सकता है। उचित यही है कि उदार सहकारिता को अंगीकार करें तथा अपना और समस्त मानव जाति का भला करें। प्रश्न 1. पशु और मानव दोनों की प्रगति में इतना अधिक अंतर क्यों है? सामाजिक आधार पर समझाएं। 2. सहकारिता की प्रवृत्ति में आध्यात्मिक आदर्श किस प्रकार जुड़े हुए हैं? 3. स्वार्थी व्यक्ति की परिभाषा कीजिए। 4. किस प्रकार इकाई इकाई मिलकर एक विशाल समूह का निर्माण करते हैं? उदाहरणों के द्वारा समझाएं। 5. प्रजातंत्र युग में सहकारिता का महत्व कहाँ तक है? 6. कृषि, व्यवसाय, उत्पादन, उद्योग आदि में भी सहकारिता का महत्व कहाँ तक है? 7. युग निर्माण योजना इस समय सहकारिता का युग स्थापित करने के लिए क्या प्रयत्न कर रही है? 8. सामाजिक शोषण, अशिक्षा आदि सहकारिता के द्वारा किस प्रकार हल हो सकते हैं? पार्ट 59 समाप्त।